नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसमें हम पढ़ रहे हैं फादर बुल्के के बारे में। और फादर कामिल बुल्के के बारे में हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हमने जाना था कि फादर कामिल बुल्के जो है वो रियल में उनका जो जन्म स्थान है वो बेल्जियम में है, यानी कि यूरोप में है, जो कि साधु संतों की, पादरियों की और धर्म गुरुओं की नगरी है। लेकिन उन्होंने अपना जो कर्म स्थान बनाया वो भारत को बनाया और उनके यहाँ पर व्यक्तित्व को बताया गया है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मानव करुणा की दिव्य चमक, यानी कि उनका व्यक्तित्व सभी पर दया वाला, प्रेम वाला और करुणा वाला उनका व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर लेखक ने उनके साथ बिताए हुए जो समय है उस समय को याद करते हुए उनके बारे में ये पाठ लिखा हुआ है। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसमें हमने कामिल बुल्के के बारे में जाना। सबसे पहली जो पंक्ति थी उसमें लेखक ने कहा कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास से भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और ही नहीं है, तो उसके लिए जहर का विधान क्यों, उसके लिए जहर क्यों लिखा गया था। और इसी तरह लेखक फादर कामिल बुल्के को व्यक्त करते हुए, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को बताते हुए कह रहे हैं कि जो उनका व्यक्तित्व है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है। उनके बारे में बताते हैं कि उनके जो परिमल में उनके साथ जो उन्होंने दिन बिताए थे वहां पर किस तरह से वो, देखिए, जो फादर कामिल बुल्के थे वो वैसे तो वो एक साधु थे, लेकिन वो पारंपरिक रूप से साधु नहीं थे। वो लोगों को अपने मन से प्रेम करते थे। लोगों से जब एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे तो उसे कभी नहीं भूलते थे। और तो यहाँ पे बताया गया है कि जब फादर कामिल बुल्के परिमल में लेखक के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके घर के आसपास रहा करते थे, तो वहां पर लेखक बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा, जब वो लोग आपस में हंसी मजाक करते थे उसमें भी निर्लिप्त शामिल रहते थे। जो उनकी गोष्ठियां होती थी उन पर भी गंभीर बहस किया करते थे। और लेखक कहते हैं हमारी जो रचनाएं होती थी उन पर भी वो बेबाक अपनी राय और सुझाव रखते थे। जहां पर उन्हें लगता था कि इस तरह का होना चाहिए उसे बताते थे, जो ये गलत है, सही है, उसके बारे में बताते थे। और दूसरी मेन बात उन्होंने बताई कि जब भी उनके घरों में कोई अवसर होते थे, कोई उत्सव होते थे, कोई संस्कार होते थे, तो उस समय वो बड़े भाई और पुरोहित के रूप में खड़े होकर अपने जानने वाले लोगों को, अपने मित्रों को आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे। और यहाँ पर लेखक अपने उस समय की बात याद कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे अपने बच्चे और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। और उस समय जब वो ये काम कर रहे थे तो उनकी जो नीली आंखें थी, उन नीली आंखों में उन नीली आंखों की चमक जो थी उसमें तैरता वात्सल्य, यानी कि बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम था। जैसे किसी ऊंचाई पर, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ऊंचाई पर खड़े देवदारू के वृक्ष की छाया में खड़े हों। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के हैं उनकी जो छाया थी, उनका जो सानिध्य था, उनकी जो शरण थी, उनका जो साथ था, वो इस तरह का प्रतीत होता था जैसे अगर आप गर्मी के दिनों में पहाड़ पर जाएंगे तो वहां पर देवदार का वृक्ष जिस प्रकार से आपको निर्मल छाया प्रदान करके आपको शांति महसूस कराएगा, बिल्कुल उसी तरह कि उनका भी साया था, उनका भी एक साथ था, उनका भी सानिध्य था। अब लेखक कहते हैं कहाँ से शुरू करें
इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उन्हें पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध करते कभी नहीं देखा या उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि मैंने फादर कामिल बुल्के को कभी भी क्रोध में नहीं देखा और आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। आवेश में भी देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है उनको। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, लेकिन जबकि उनके पास घर जो था वो भरा पूरा था। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनको देखता हूँ, फादर कामिल बुल्के को कई बार जब मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे उन्हें देखकर लगता है कि जो बेल्जियम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो और उसके अंतिम वर्ष में पहुंच गया हो, तो उसके बाद उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई होगी, जबकि उनका जो घर था वो भरा पूरा था। परिवार में 2 भाई थे, 1 बहन थी और माता पिता सभी थे। इस तरह का भरा पूरा उनका परिवार था। आपको अब लेखक कुछ बातें फादर कामिल बुल्के से कर रहे हैं, जिनके जवाब किस तरह से फादर दे रहे हैं आप देखिए। आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो लेखक कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है। तो अब फादर कामिल बुल्के कहते हैं क्योंकि अब उनकी जो कर्म भूमि है, अब वो जहाँ पर रहते हैं वो है भारत, तो वो कहते हैं कि अब मेरा देश तो अब भारत है। और जन्मभूमि के बारे में जब पूछते हैं तो वो कहते हैं, हाँ याद तो आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। अब कहते हैं, घर की किसी याद आती है, घर में किसी की याद आती है? वो कहते हैं, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं, यानी कि माँ की यादों में डूब जाते हैं, माँ को याद करने लगते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। लेखक कहते हैं कि उनकी माँ जो है अक्सर उनको पत्र भेजती थी, उनको चिट्ठियां भेजा करती थी और वो अपनी माँ की लिखी हुई चिट्ठियों को अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। लेखक कहते हैं उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। लेखक अब फादर कामिल बुल्के की फैमिली के बारे में बता रहे हैं, फादर कामिल बुल्के के परिवार के बारे में बता रहे हैं कि भाइयों के लिए उनके मन में ज्यादा लगाव नहीं था। पिता जो थे वो व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पर यानी कि बेल्जियम में पादरी बन गया था और एक भाई काम करता था, उसकी फैमिली भी थी, परिवार भी था। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। जो बहन थी वो भी बहुत ज्यादा सख्त थी, जिद्दी थी और काफी लेट उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। लेखक कहते हैं क्योंकि लेखक काफी समय तक फादर कामिल बुल्के से जुड़े हुए थे, तो लेखक कहते हैं कि मैंने फादर को उस समय यानी कि जब उनकी बहन विवाह योग्य हुई होगी तो उस समय एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए देखा था। यानी कि उनको जब भी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते होंगे तो उसमें सिर्फ अपनी बहन के बारे में कि वो भी शादी के योग्य हो गई है। भारत में बस जाने के बाद वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, लेकिन
मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? अब लेखक ने फिर से पूछा कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? तो उन्होंने कहा, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों को सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कहा, जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, तो उन्होंने कहा ये प्रभु की इच्छा थी, और वो बालकों को सरलता से मुस्कुराकर इस बात को कह देते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर कामिल सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो लेखक की जो माँ, लेखक कहते हैं जो फादर कामिल बुल्के की माँ थी, तो वो बचपन में ही उन्होंने घोषित कर दिया था। वैसे तो हर जो माता पिता होते हैं, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, अगर बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता है, तो हर माता पिता उनको इस तरह की बातें कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया है, लड़का हाथ से निकल गया है। तो इस तरह की बातें सेम कामिल बुल्के जी के लिए भी हुई थी, और सचमुच ये बात सच हुई कि इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास जब गए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। अब जब धर्मगुरु से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, और फिर उन्होंने एक शर्त भी रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास लेने वाला शर्त रख सकता है। और जो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि सन्यास लेते समय, जो भी सन्यास लिया जाएगा, जब भी सन्यास लिया जाएगा, तो सन्यास लेते समय जो सन्यास लेने वाला व्यक्ति होता है वो एक शर्त रख सकता है। तो जब फादर कामिल बुल्के भी सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने सन्यास लेने के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त मेरी है कि मैं भारत जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा, मैं भारत जाऊंगा। अब लेखक फिर पूछते हैं, भारत जाने की बात क्यों उठी? तो अब लेखक फिर से पूछते हैं, भारत जाने की बात क्यों उठी? तो उनका जवाब था, नहीं जानता, बस मन में यह था। तो कामिल बुल्के कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन बस मन में ये था तो बोल दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गई। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर सबसे पहले उन्होंने, जब वो भारत आए, तो जीसेट संघ, यहाँ पर फादर कामिल बुल्के का एक चित्र भी प्रदर्शित किया गया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में। तो यहाँ पर उन्होंने, जब वो भारत आए तो जीसेट संघ में 2 साल उन्होंने पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ने के लिए रहे। कलकत्ता, यानी कि कोलकाता से बीए किया, और फिर इलाहाबाद से एमए किया। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो विदेश में, बेल्जियम में, यूरोप में छोड़कर आ गए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके पढ़ाई भी की। कोलकाता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। वहां पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उन्होंने अपनी जो पीएचडी थी, शोध प्रबंध जो था, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। नील पंछी के नाम से बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। तो इस तरह से फादर कामिल बुल्के ने जीवन में बहुत कुछ अपने हासिल किया, और वो हर समय या तो वो ज्ञान अर्जित करते रहे या फिर किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी विश्वविद्यालय के लिए काम करते रहे। और यहाँ पर उन्होंने
देखिए वो एक अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने भारत में आकर हिंदी पढ़ी और हिंदी विभाग में ही उन्होंने काम किया और हिंदी पर ही उन्होंने शोध पत्र लिखे। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि राम कथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके जो अध्याय पढ़े गए थे। और मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो ब्लू बर्ड था उसका भी रूपांतरण किया था। और इस बार हिंदी में उसका रूपांतरण किया था नील पंछी के नाम से। और इसके बाद वो एक इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज था सेंट जो जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी वो रहे। और अपना उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और जब वो बीमार पड़े तो पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 47 वर्ष लगभग फादर कामिल बुल्के हमारे देश भारत में रहे और लगभग 73 वर्ष की उन्होंने जिंदगी जी। टोटल जो उनकी आयु थी वो उनकी मृत्यु के समय 73 इयर्स की थी। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। और ये चैप्टर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पिछली बार भी सेशन में बताया था कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये पार्ट है। तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसको पढ़ना है। एक एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें जिसमें से भी आपके प्रश्न आएंगे और यहाँ से भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति स्टार्ट होती है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। फादर कामिल बुल्के जो थे उन्होंने सन्यास लिया था, संकल्प से वो एक सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। अब ये आपका प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे लेकिन कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, ऐसा क्यों है? आगे हम प्रश्न उत्तर भी इस पाठ से जुड़े हुए करेंगे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब वह दिल्ली आते तो जरूर मिलते। अब लेखक बता रहे हैं कि पहले जब वो परिमल में रहा करते थे उसके बाद भी जब लेखक दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा जब वो दिल्ली आते थे तो जरूर मिलते थे। खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। तो उनका इस तरह से लोगों के साथ प्रेम, इस तरह से लोगों के साथ अटैचमेंट थी कि वो लोगों को कभी, जिसको वो एक बार जान लेते थे, समझ लेते थे, जिससे एक बार मित्रता कर लेते थे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे और कभी भी भूलते नहीं थे। भले ही कई बार क्या होता है कि जो हम खुद ही कई बार अगर हमें मन नहीं है कहीं पर जाने का तो हम बहुत सारे बहाने बना लेते हैं, चाहे वो हमारे कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हों, चाहे कितने भी क्लोज मित्र हों। तो लेकिन फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी होकर भी, क्योंकि सन्यासी तो इस तरह के होते हैं कि उन्हें किसी भी लालच का से, किसी भी लोभ से, किसी चीज का प्रेम, वो सारी चीजों से मुक्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि फादर कामिल बुल्के जो थे वो संकल्प से तो सन्यासी थे लेकिन उनको देखकर कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं है, क्योंकि वो जब भी रिश्ता बनाते थे, किसी के साथ रिश्ता जोड़ते थे तो उसको कभी नहीं तोड़ते थे, चाहे वो 10 साल बाद भी उस व्यक्ति से मिले तो उनकी गंध महसूस होती थी। यानी कि उनकी ऐसा लगता था कि हाँ, इनको हम पहले से जानते हैं। वह जब भी, लेखक कहते हैं, वो जब भी दिल्ली आते थे वो किसी न किसी तरह, चाहे समय निकालकर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मिलने आते थे और चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? देखिए, सन्यासी, ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। और ये भी आपका प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? तो फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। फादर कामिल बुल्के हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और वो हर मंच से इस तकलीफ को बयां करते थे। जब भी उनको बोलने का अवसर मिलता था, जब भी उनको इस बात पर कहीं पर विचार अपने प्रस्तुत करने को मिलते थे तो वो इस तकलीफ को अपनी जरूर वहां पर रखते थे, जरूर बयां करते थे। इसके लिए
अकाट्य तर्क देते थे, यानी कि लोग इस तरह के जब लोग उनसे इस पर सवाल करते थे तो इसके लिए वो सभी लोगों को अकाट्य तर्क, यानी कि ऐसे तर्क देते थे जो लोग सामने वाला व्यक्ति जिसे काट ही ना पाए, सामने वाले व्यक्ति का जिसके पास कोई जवाब ही ना हो। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो ये तो आज के समय में भी हमारे देश में बड़ी ही दुख की बात है कि हिंदी बोलने में शर्म महसूस की जाती है, हिंदी बोलने में झिझक महसूस की जाती है। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, तो अगर वहां पर आपको लगता है 3 से 4 लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो आपको अपने आप को देखकर झिझक महसूस होती कि आप कैसे हिंदी में बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय आज के समय में भी है कि हम भारतीय हैं, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो उसमें उसको बोलने में हमें कैसी झिझक, उसको बोलने में कैसी शर्म, उसको बोलने में कैसी लज्जा हमें आती है, कैसा कष्ट हमें होता है कि हम अपनी हिंदी भाषा में नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के जो कि एक बाहर विदेशी होकर, जिनका जन्म बाहर यूरोप में होकर और वो भारत में केवल एक सन्यासी के रूप में आए थे, तो फिर भी उन्होंने अपने 47 ईयर्स 47 साल हमारे भारत देश को दिए और बहुत सारे काम यहाँ पर किए और उसके बाद अपने अपने भारत को वो अपना देश मानते थे और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनके मन में बहुत बड़ी इच्छा थी और इस बात की तकलीफ वो हर जगह अक्सर बयां करते थे और इसके लिए वो लोगों को बहुत सारे अकाट्य तर्क, यानी कि ऐसे तर्क जो कोई काट ना सके, जो उसके आगे बोल ना सके, और इसी सवाल पर कि क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, जब लोग उनसे इस तरह की बात करते थे तो इसी सवाल पर, क्योंकि लेखक कहते हैं कि कभी भी उन्हें क्रोधित होते नहीं देखा था, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस इसी एक सवाल पर मैंने उन्हें झुंझलाते हुए देखा था, क्रोधित थोड़ा बहुत होते हुए देखा था, और वो सबसे ज्यादा खफा इस बात से होते थे, सबसे ज्यादा दुखी इस बात से होते थे कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा जब की जाती थी तो इस बात पर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी वो किसी से मिलते थे, किसी के साथ भेंट करते थे तो उनके घर परिवार के बारे में पूछना, जानना, और कोई निजी दुख तकलीफ कि बताइए आपको कोई कष्ट तो नहीं है, आपके जीवन में कोई दुख तो आपको नहीं है, तो इस तरह की बातें पूछना उनके स्वभाव में था। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अगर आप बहुत बड़े दुख में हैं, बहुत बड़ा कोई आपको कष्ट आया हुआ है, तो अगर आप उनके मुख से इस संतावना के 2 शब्द, चलिए सब ठीक हो जाएगा, इस तरह के संतावना के जादू भरे 2 शब्द अगर सुन लेते थे तो ऐसी रोशनी व्यक्ति के अंदर भर जाती थी कि वो किसी गहरी तपस्या से, जैसा जो कि किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो लेखक कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई होगी और फादर के शब्दों से झरती जो विरल शांति उस समय उन्हें मिली होगी, तो उस समय की बात को लेखक यहाँ पर बयां कर रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। तो लेखक कहते हैं कि आज फादर कामिल बुल्के हमारे बीच नहीं है, दिल्ली में वो काफी समय तक बीमार रहे और ये चीज का हमें पता नहीं चल पाया और बाहें खोलकर इस बार उन्होंने हमें गले नहीं लगाया। जब देखा तो वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जब लेखक कहते हैं इस बार जब मेरी उनसे भेंट हुई तो उनकी जो वो 2 बाहें थी, दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को आपस में उलझाए हुए ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर रही थी।
सरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह का समय था। 18 अगस्त 1982 की सुबह का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुख खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें थी। तेज धूप के व्रत जनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयन के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। तो इस तरह जो फादर कामिल बुल्के, जिनको आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो गई और उनको इस तरह से कब्रगाह में डाल दिया गया। अब लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि सन्यासी को अक्सर नहीं पता कि उसके लिए भी कोई रोएगा, क्योंकि वो तो सन्यासी है। लेकिन लेखक कहते हैं यहाँ पर रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना इस तरह था जैसे स्याही फैलाना। अगर स्याही कहीं पर फैला दी गई हो तो उसको कितना भी साफ कर लो, उसका रंग नहीं जाता। तो नम आंखों की यानी कि रोने वाले व्यक्तियों की इतनी ज्यादा यहाँ पर गिनती थी। तो चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर घर पर करने का प्रयास करें। और अगर पाठ आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं पाठ को, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम आती है इस पाठ के प्रश्नों उत्तर करने में, तो आप चैट के माध्यम से मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।